हेलो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आप लोग के सामने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं हम लोग। इसमें हमारा पहला है राष्ट्रीय आपात, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में दिया गया है। आइए हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय आपात के बारे में। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस उपबंध में प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि यदि देश में युद्ध, बाढ़, आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जारी कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आभास युद्ध, बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह है। हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के पूर्व आंतरिक अशांति को राष्ट्रीय आपात का तीसरा आधार बताया गया था, किंतु आंतरिक अशांति शब्द की दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए जनता पार्टी सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के तहत आंतरिक अशांति शब्द के अंतर्गत सशस्त्र विद्रोह को राष्ट्रीय आपात का तीसरा चरण घोषित किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात अभी तक राष्ट्रपति के द्वारा देश में 3 बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की गई है। पहली बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को चीन द्वारा भारत के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने के दौरान राष्ट्रीय आपात की। इस उद्घोषणा को 10 जनवरी 1968 ईस्वी को राष्ट्रपति द्वारा एक अन्य उद्घोषणा के माध्यम से इसे वापस लिया गया। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध की घोषणा करने के दौरान। राष्ट्रीय आपात की दूसरी उद्घोषणा अभी चल ही रही थी कि 25 जून 1975 ईस्वी को आंतरिक अशांति के आधार पर तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की गई। दूसरी तथा तीसरी उद्घोषणा को एक साथ 21 मार्च 1977 ईस्वी को एक नए उद्घोषणा के द्वारा वापस लिया गया। राष्ट्रीय आपात जारी करने की प्रक्रिया। आरंभ में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की सलाह पर किए जाने का प्रावधान किए गए थे, किंतु श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इस प्रावधान के दुरुपयोग किए जाने के कारण इस प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया गया। वर्तमान व्यवस्था यह है कि यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो इसका निर्धारण प्रधानमंत्री सहित संघ के मंत्रिमंडल द्वारा किया जाएगा तथा मंत्रिमंडल की लिखित सूचना के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाएगी। राष्ट्रीय आपात जारी रहने की अवधि। आरंभ में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा शुरू में 2 महीने के लिए लागू होगी, किंतु यदि इस 2 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले संसद के दोनों सदन बारी बारी से कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अनुमोदित कर दें, तो यह उद्घोषणा अनिश्चित काल तक लागू रह सकती है, अर्थात तब तक जब तक कार्यपालिका चाहे। 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा
उपरोक्त व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा आरंभ में 1 महीने के लिए लागू होगी, किंतु यदि इस 1 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से अनुमोदित करते हैं तो यह उद्घोषणा अगले 6 महीने के लिए बढ़ जाएगी। यदि राष्ट्रीय आपात की इस उद्घोषणा को और आगे बढ़ाया जाना है तो इस 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले संसद के दोनों सदन बारी बारी विशेष बहुमत से अनुमोदित होना जरूरी है। इस प्रकार संसद के प्रत्येक अनुमोदन से राष्ट्रीय आपात की अवधि 6 महीने के लिए अनिश्चित काल तक बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का भारतीय राज्य व्यवस्था पर प्रभाव। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा से संघ की कार्यपालिका शक्ति के अभूतपूर्व वृद्धि हो जाती है। अस्थायी समय के लिए संघात्मक सिद्धांत का त्याग कर दिया जाता है तथा मूल अधिकारों पर ग्रहण सा लग जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को निम्नलिखित प्रभाव दिखाई देता है। नंबर 1, कार्यपालिका पर प्रभाव। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के दौरान राष्ट्रीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यों को यह निर्देश देने तक विस्तृत हो जाता है कि कोई राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस प्रकार करेगा। बी, विधायी शक्तियों पर प्रभाव। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के दौरान संघ के विधानमंडल को संसद राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्य के विधानमंडल के विधि निर्मात्री शक्ति का अंत तथा स्थगन हो जाता है, बल्कि राज्य उसी सीमा तक राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बना सकते हैं जहाँ तक संसद द्वारा बनाए गए कानून के विरुद्ध न हो। इस प्रकार अन्य विषयों की तरह यदि संसद अपने सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति को राज्य सूची में दिए गए विषयों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वित्तीय प्रभाव। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के दौरान राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि संविधान में राजस्वों के वितरण से संबंधित प्रावधान को वह निलंबित कर दे और यह निलंबन उस वित्तीय वर्ष के अंत तक लागू रहेगा जिसमें उद्घोषणा को वापस लिया जाता है। मूल अधिकारों पर प्रभाव। संविधान के अनुच्छेद 358 व अनुच्छेद 359 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के दौरान मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संविधान के अनुच्छेद 358 में यह प्रावधान है कि यदि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 3 आधारों में से पहले 2 आधारों अर्थात युद्ध, बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई हो तो अनुच्छेद 358 राज्य पर अनुच्छेद 19 द्वारा लगाए गए बंधन को खोल देता है। अर्थात यदि राज्य अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं को सीमित करने अथवा छीनने हेतु कोई विधि बनाता है तो उस विधि को इस आधार पर न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नहीं कराया जा सकेगा कि उससे अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं हो रही हैं। युद्ध, बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 358 स्वतः सक्रिय होते हुए अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं को समाप्त कर देता है। इसके लिए अलग से कोई आवश्यकता की जरूरत नहीं होती है। इस प्रकार संविधान का अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के दौरान एक आदेश निकालकर और उस आदेश में निम्नलिखित मूल अधिकारों के संरक्षण का निलंबित कर सकता है।
44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा अनुच्छेद 20 व 21 को राष्ट्रपति के शक्ति के दायरे से बाहर कर दिया गया, अर्थात राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के दौरान ही अनुच्छेद 20 व 21 का संरक्षण व्यक्तियों को मिलता रहेगा।